आज हम जानेंगे कि ट्रंप की दोस्ती दुनिया के लिए और खास तौर से भारत के लिए कितनी रिस्की चीज है। रशिया से तेल खरीदने की सजा के तौर पर अपनी बेस्ट फ्रेंड या अच्छे दोस्त भारत को पर 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। मोदी को ट्रू फ्रेंड बोल रहे। लो पॉइंट था जब इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो है वो इस अप एंड डाउन के डाउन में थी। 1971 की जो लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान के साथ, उसमें अमेरिका ने ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। अगर चाइना इस यूएस डॉलर को मार्केट में ओपन में छोड़ दे तो एक तरह की डॉलर की बाढ़ आ जाएगी, जिसकी वजह से डॉलर की जो कीमत है वो बहुत कम हो सकती है। इसलिए डर लगातार अमेरिका को रहता है। पर जैसा पहले के समिट्स के रिजल्ट में 0 निकला था, इसी वैसे ही नॉर्थ कोरिया अब भी यूएस को लगभग इग्नोर मारता है। ट्रंप की दोस्ती दुश्मनी दोनों ही बुरी है। दोस्ती करने से भी नुकसान होता है और दुश्मनी करने से तो खैर नुकसान होता ही। भारत ज्यादा निकट जाए चाइना रशिया के साथ, और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ता है कि वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू चाइना। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि आपका दोस्त देश आपके बिजनेस पर 50% टैक्स लगा दे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपना तेल कहीं और से खरीद रहे हैं? ये वीडियो इसी पर है। आज हम जानेंगे कि ट्रंप की दोस्ती दुनिया के लिए और खास तौर से भारत के लिए कितनी रिस्की चीज है। ट्रंप के दोस्ताना शो पर याद कीजिए कि ट्रंप की आदत है हर किसी को ग्रेट फ्रेंड बोल देने की। लेकिन इसका मतलब क्या है? अगस्त 2025 में उन्होंने रशिया से तेल खरीदने की सजा के तौर पर अपनी बेस्ट फ्रेंड या अच्छे दोस्त भारत को पर 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। जो भी भारतीय वस्तुएं भारत से अमेरिका जाएंगी उन पर 50% एक्स्ट्रा टैरिफ होगा। ये वही ट्रंप है जो कुछ महीने पहले मोदी को ट्रू फ्रेंड बोल रहे थे, और फिर कह दिया कि लगता है आजकल अभी पिछले सप्ताह उन्होंने कहा कि लगता है हमने इंडिया और रशिया दोनों को चाइना के हवाले कर दिया है। वी हैव लॉस्ट देम टू चाइना। अब जरा समझिए कि यह उस देश के राष्ट्रपति ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने, जो भारत को या भारत के प्रधानमंत्री को अपना अच्छा दोस्त कहते हैं। हिस्टोरिकली स्पीकिंग, हम इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझेंगे और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ समझेंगे। इतिहास में अगर हम देखें तो 1971 वह लो पॉइंट था जब इंडिया यूएस रिलेशनशिप जो है वो इस अप एंड डाउन के डाउन में थी। 1971 की जो लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान के साथ, उसमें अमेरिका ने ओपनली पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। यहां तक कि यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में भेज दिया। और उस समय इंदिरा गांधी, जो कि देश की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। 50 साल बाद भी वह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया की जो विदेश नीति है, उसका एक सेंट्रल प्लैंक बना हुआ है, आइडेंटिटी बना हुआ है। लेकिन स्थितियां बदली हैं अमेरिका के इस नए राष्ट्रपति के साथ। थोड़ा सा और गंभीरता से देखें तो ट्रंप और पुतिन इक्वेशन इसमें बहुत क्रूशियल इक्वेशन। अलास्का में अगस्त 2025 में एक समिट होता है जिसमें ट्रंप बोलते हैं कि वी आर हैविंग फैंटास्टिक रिलेशनशिप विद पुतिन। पुतिन को एक बाकायदा बाल्ड ईगल, जो गंजी चील है, जो कि अमेरिका का मुख्य प्रतीक है, उसकी मूर्ति वे गिफ्ट करते हैं। लेकिन रिजल्ट क्या है? यूक्रेन वॉर पर पुतिन से वे कुछ हासिल नहीं कर पाते। कोई किसी किस्म का अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाती है। एनालिस्ट का कहना है कि इस मीटिंग से सिर्फ पुतिन को फायदा हुआ, उन्हीं को वही जीते हैं दरअसल, क्योंकि उनको एक ग्लोबल रिस्पेक्ट मिली, जबकि बदले में उन्होंने यूक्रेन रशिया मामले में जरा सा भी भूमि जो है, जरा सा भी जो अपना जो उनकी स्थिति थी उससे वो बदले नहीं। ट्रंप ने पहले तो ये भी कहा कि वो सैंक्शन लगाएंगे, लेकिन अब वे पुतिन की बातों में आ रहे हैं और सारा का सारा यूरोपियन यूनियन हैरान है कि जिस अमेरिका के भरोसे वो यूक्रेन रशिया वार में यूक्रेन के पीछे खड़े हुए थे, वह अमेरिका के पीछे हट रहा है। और ऐसा केवल पुतिन के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं हो रहा। अगर आप चीन के साथ जो वर्तमान में रिलेशनशिप बन रही है ट्रंप और जी जिनपिंग के बीच में, उसे अगर आप देखेंगे तो पाएंगे अच्छा मजेदार खट्टा मीठा संबंध उनका ट्रंप के साथ चल रहा है। एक तरफ ट्रंप बोलते हैं वी आर हैविंग ग्रेट रिलेशनशिप विद चाइना,
और दूसरी तरफ वहीं पे देखते हैं कि ट्रंप को धमकी देनी पड़ती है कि अगर चाइना ने रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई बंद करने की कोशिश की तो वो उन पर 200% टैक्स लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, 200% टैक्स एक बहुत बड़ी धमकी है। मतलब यह है कि एक तरफ से जो ट्रंप हैं वे जिनपिंग के साथ ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ उनको धमकी देनी पड़ रही है कि वो टैरिफ्स बहुत बढ़ाएंगे। एकदम खट्टा मीठा मामला चल रहा है। कुल मिला के इस रिलेशनशिप में बहुत डरावनी बात यह है कि चाइना का बहुत नुकसान करने की स्थिति में अमेरिका है नहीं, और अमेरिका को लगातार डर ये रहता है कि डी डॉलराइजेशन में चाइना एक बहुत महत्वपूर्ण औजार रखता है, क्योंकि चाइना के पास एक बहुत बड़ा भंडार जो है वो फॉरेन एक्सचेंज का यूएस डॉलर के तौर पर है। अगर चाइना इस यूएस डॉलर को मार्केट में ओपन में छोड़ दे तो एक तरह की डॉलर की बाढ़ आ जाएगी, जिसकी वजह से डॉलर की जो कीमत है वो बहुत कम हो सकती है। इसलिए डर लगातार अमेरिका को रहता है। ये ट्रंप अपनी इस दोस्ती वाले मामले में, गुड फ्रेंड वाले मामले में एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप उनकी एक और देश के साथ या एक और राष्ट्र नेता के साथ दिखती है, और वो है नेतन्याहू। इजराइल के साथ अगर आप देखें तो बार बार प्रेज विदाउट एक्शन इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप को बाकायदा नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट तक कर दिया। दोनों एक दूसरे की तारीफ भी बहुत करते हैं, लेकिन गजा के मामले में अमेरिका के कहने के बावजूद कोई कॉन्क्रीट स्टेप नेतन्याहू या इजराइल नहीं लेता, और ट्रंप खुद बोलते हैं कि करप्शन केसेस अगेंस्ट नेतन्याहू इज जस्ट अ विच हंट, यानी कि फिर से वो उसको समर्थन करने की कोशिश करते हैं। और इस तरह की दोस्ती डिप्लोमेसी कम और पॉलिटिकल कवर ज्यादा दिखाई देती है। और सच्चाई ये है कि ट्रंप नेतन्याहू रिलेशनशिप दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप को प्रभावित करते हैं। एक और बड़ा प्लेयर जो अब तक लगातार मार्जिनलाइज दिखाई देता था, उनके साथ भी ट्रंप की बड़ी मजेदार रिलेशनशिप दिखाई दी है। ये है उत्तर कोरिया के किम जोंग यून। किम जोंग यून के साथ ट्रंप की रिलेशनशिप बड़ी विशफुल थिंकिंग जैसी दिखाई देती है। ट्रंप लगातार कहते हैं कि वे किम जोंग यून से मिलना चाहते हैं, उनकी इच्छा है। पर जैसा पहले के समिट्स के रिजल्ट में 0 निकला था, इसी वैसे ही नॉर्थ कोरिया अब भी यूएस को लगभग इग्नोर मारता है। लेकिन ट्रंप जो है वो पोज करना चाहते हैं, क्योंकि उनका सेकंड टर्म है। वे ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनको पीस मेकर की तरह देखे, और ये कोशिश वे लगातार कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि किम जोंग यून के साथ उत्तर कोरिया के साथ भी अमेरिका के जो रिलेशनशिप है वो सुधर नहीं पा रहे हैं। वही खट्टे मीठे रिलेशनशिप, इनफैक्ट वहां तो ज्यादा खट्टे रिलेशनशिप है। इन सारे महत्वपूर्ण नेताओं के साथ अमेरिका के संबंध में एक चीज आपको साफ साफ दिखाई देती है कि ट्रंप की दोस्ती ऐसी दोस्ती है जिस दोस्ती के बारे में बचपन में जैसे हम कहा जाता था, माँ बाप कहते थे कुछ लोगों के साथ कि इन लोगों की ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। ये लगभग ऐसा है कि अमेरिका में खासतौर से ट्रंप की दोस्ती दुश्मनी दोनों ही बुरी है। दोस्ती करने से भी नुकसान होता है और दुश्मनी करने से तो खैर नुकसान होता ही। अब भारत के संदर्भ में इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भारत हाल में बड़ी कीमत चुका रहा है इस दोस्ती की। कि शुरुआत में लगातार भारत के प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच उनके फर्स्ट टर्म में और अब सेकंड टर्म में वो जो दोस्ती वाला मामला था उसकी कीमत पूरे देश को लगातार चुकानी पड़ी। ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं 50% टैरिफ, और उनका कहना है कि इंडिया चूंकि रशिया से ऑयल खरीदता है और इस तरह से वो यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो अटलांटिक काउंसिल की जो रिपोर्ट कहती है कि ये जो इंडिया को चाइना रशिया ब्लॉक की तरफ पुश कर रही है ये चीज, यानी कि अगर भारत पर इस तरीके का टैरिफ लगाया जाता है तो भारत को लगभग मजबूरन उस ब्लॉक के निकट आना पड़ेगा जिस ब्लॉक के साथ अभी इक्विडिस्टेंस दिखाने की कोशिश तो कम से कम भारत लगातार कर रहा था। हम बात कर रहे हैं रशिया चाइना का ब्लॉक। क्योंकि हम इस बात को समझिए, जब भारत एक ध्रुवीय दुनिया मान ली गई थी कि जब अमेरिका अकेला ध्रुव है, उस समय मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक कॉन्सेप्ट उभर रहा था। पिछले कुछ 2-4 सालों से आप देखेंगे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड फिर से लगभग डिसइंटीग्रेट होता है और 2 ब्लॉक्स दिखने शुरू होते हैं। एक ब्लॉक में अमेरिका दिखाई देता है और उनके साथी दिखाई देते हैं इजराइल जैसे, और दूसरे ब्लॉक में चाइना रशिया का एक ब्लॉक खड़ा हो रहा है।
अब आप ये उस तरह पहले की तरह का एसेंशियली एक आइडियोलॉजिकल पोल्स नहीं है। पहले आइडियोलॉजिकल पोल से कि एक तरफ कैपिटलिस्ट अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन जो है वह सोशलिस्ट ब्लॉक था। अब ना तो ईमानदारी से आर्थिक तौर पे देखें तो चीन कोई सोशलिस्ट रिपब्लिक है और जाहिर है कि रशिया तो सोशलिस्ट रिपब्लिक नहीं ही है। तो अब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी सेल्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर दो ब्लॉक बन जाते हैं। और अब ऐसा लगता है कि अमेरिका का यह जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार है डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत के खिलाफ, वह मजबूर कर रहा है भारत को कि भारत ज्यादा निकट जाए चाइना रशिया के साथ। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ता है कि वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू चाइना। तो ये जो ट्रंप है कि भारत जो है वो अगर रशिया का ऑयल खरीदता रहेगा तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका से दुश्मनी होगी। ये भारत के पास बहुत ज्यादा उम्मीदें छोड़ता नहीं है। लेकिन प्लीज इस बात को समझिए, पूरी दुनिया का जो की जो स्थितियां हैं उसमें विचारधाराएं भूमिका नहीं अदा कर रही हैं। और जो एक पुराना तरीका होता था ऑल वेदर फ्रेंडशिप, वह भी काम नहीं कर रहे। अब हम एक ट्रांजैक्शनल फ्रेंडशिप की तरफ जा रहे हैं। और जब ट्रांजैक्शनल फ्रेंडशिप होती है जो एकदम घटना दर घटना से तय हो रही होती है कि कौन दोस्त होगा कौन दुश्मन होगा, सो कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पर, उसके बहुत सारे रिस्क हैं। और अमेरिका के साथ इस तरह की रिलेशनशिप के रिस्क तो हमें लगातार दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब आप जब तक उनकी कंडीशंस मानते रहते हैं, आप ग्रेट फ्रेंड है, आपकी ग्रेट ट्यूनिंग चल रही है देश के प्रधानमंत्री के साथ। लेकिन जैसे ही इस देश के प्रधानमंत्री अपने नेशनल इंटरेस्ट में अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कोई फैसले करते हैं जो आपकी कंडीशंस के अनुरूप नहीं है, तब अचानक आप धमकी देते हैं कि आप एकदम 200% टैक्स लगाएंगे, आप 50% टैक्स लगाएंगे। इसका मतलब एक ऐसी दोस्ती का दावा है जिस दोस्ती में कोई भरोसा नहीं है। देयर इज अ मिसट्रस्ट, देयर इज अ डिसट्रस्ट। और इसका परिणाम क्या होता है? इससे एक तरह की इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है। ये एक और दूसरी चीज है जिसमें हमें देखना पड़ेगा कि सो कॉल्ड पॉपुलिस्ट लीडर्स बहुत पॉपुलर मैंडेट के साथ अपने अपने देशों में अब इन चुनावों को जीतते हैं और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे पदों पर पहुंचते हैं, लेकिन वह ना तो अपने देश में ना ही इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी ला पाते हैं, क्योंकि जहां अपनी पब्लिक में वो बहुत लोकप्रिय हैं, इस कारण उन्हें चुनाव जीतने में खासी दिक्कत नहीं होती। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उनकी जो साख है वह एक स्टेबल लीडर की नहीं है, स्टेट्समैन की नहीं है, वह नी जर्क तरीके से फैसले करने वाले व्यक्ति की है। सोचिए ना, अचानक राष्ट्रपति ट्रंप घोषणा करते हैं कि आज के बाद अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस नहीं कहलाएगा। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करते हैं कि आज के बाद ये डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहलाएगा। 2025 में कोई देश बाकायदा एक स्थायी तौर पर युद्ध विभाग बनाता है। इसका मतलब क्या है? उनका कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में डिफेंसिव होना दिखाई देता है, हमें तो एग्रेसिव दिखाना है, हम तो हर जगह युद्ध दिखाएंगे और इस युद्ध में हम जीत कर दिखाएंगे। ये जो मानसिकता का अंतर है, ये दिखाता है कि इन लीडर्स के साथ आप कोई बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि इनके फैसले अक्सर नीजर्क एकदम अचानक लिए गए फैसले हैं, पॉपुलिस्ट फैसले हैं, ऑप्टिक्स के फैसले हैं। अदरवाइज ये अपॉर्चुनिज्म है। अपॉर्चुनिज्म की फॉरेन पॉलिसी की अपनी दिक्कतें हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिज्म की फॉरेन पॉलिसी लगातार डोमेस्टिक पॉलिसी को, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रही होती है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से प्रभावित हो रही होती है। And then please understand, all those multilateral forums have become defunct now. भारत के मामले में कहा गया कि जब सोवियत संघ का विघटन होता है तो उसके बाद भारत का जो नॉन अलाइन मूवमेंट है वो डिफंक्ट हो जाता है, जो समझ में आता है कि भैया पोल ही एक बचा तो कैसे आप नॉन अलाइनमेंट दिखाएंगे। लेकिन यही चीज आप देखते हैं सार्क के साथ, यही चीज आप देखते हैं यूनाइटेड नेशन के साथ, यही चीज आजकल तो आप यूरोप के नाटो के साथ भी देखते हैं कि जितने मल्टीलेटरल बॉडीज थी जिनमें एक किस्म का इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर चलता था, इंटरनेशनल रूल बेस्ड पॉलिटिक्स चलती थी, अब ये तमाम मल्टीलेटरल बॉडीज WTO से लेकर यूनाइटेड नेशन तक, IMF से लेकर और नाटो तक और सार्क से लेकर और नॉन अलाइन मूवमेंट तक,
ये लगभग लगभग सब डिफंक्ट पड़े। इनका प्रभाव जिस पैमाने पर पहले होता था अब नहीं है। एक के बाद एक संयुक्त राष्ट्र के प्रावधान आ रहे हैं और इजराइल कह रहा है नहीं मानेंगे, कर लो क्या करो। अमेरिका भी इसी किस्म के। तो ये जो वीकेंड मल्टीलेटरल बॉडीज हैं, इनसे अलायंसेस भी बहुत गंभीरता से स्थायी तौर पर नहीं बन पाते हैं और यही डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका के साथ हो रहा है। ये कोई अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन जाहिर है कि भारत जैसे देशों को इसकी कीमत ज्यादा चुकानी पड़ती है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती हमें बार बार क्या सीख देती है। हमें सीख देती है कि शब्दों पर नहीं जाना चाहिए, इमोशंस पर नहीं जाना चाहिए। वास्तविक पॉलिसीज कई बार उन शब्दों से अलग चल रही होती हैं जो शब्द गले मिलने में, गर्मजोशी से हाथ मिलाने में दिखाई दे रहे होते हैं। क्योंकि आप गर्मजोशी से हाथ तो मिलाएंगे, लेकिन नीतियां वो अपनाएंगे जो नीतियां आम भारतीयों के लिए और भारत एक एज अ नेशन, एक कंट्री के तौर पर भारत के खिलाफ होंगी। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बचाएं। धमकियों से में आने से बचना है, ठीक है, सारे आप अपने रास्ते खोलकर रखिए, आप तमाम लोगों से बातचीत रखिए, आप तमाम देशों से बातचीत रखिए, लेकिन बिना मतलब कि एक्स्ट्रा वार्मथ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वार्मथ से आपको कोई स्ट्रेटेजिक फायदा नहीं हो रहा है। ऑप्टिक्स के जो फायदे आपको दिखाने हो कि आप कहें कि नहीं देखिए अमेरिका ने के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री से गले मिले, अब इससे आप कोई वोट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन नीतियों के स्तर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या किया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसी दोस्ती जिसमें आज तो तारीफ की जाएगी और कल सजा दी जाएगी, ये हमारे लिए सच में फायदेमंद हो ऐसा कतई नहीं।